डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे अक्सर इसकी आत्मा कहा जाता है। भाग 3 मौलिक अधिकार। जी हाँ, भाग 3। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और ये नाम इसे यूं ही नहीं दिया गया है। ये अधिकार सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक के, आप कह सकते हैं कि बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक मजबूत नींव की तरह हैं। बिल्कुल। इनके बिना किसी व्यक्ति की पूरी क्षमता का विकास लगभग असंभव है। बिल्कुल। हमारे संविधान में ये साफ लिखा है कि ये अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये न्यायिक रूप से लागू करने योग्य हैं। मतलब अगर किसी के इन अधिकारों का हनन होता है तो वो इंसान सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। हाँ, और यही बात इन्हें खोखले वादों से अलग करके एक ठोस गारंटी बनाती है। सही कहा। ये सरकार पर, या यूं कहें कि राज्य पर, कुछ सीमाएं लगाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अधिकार हमें सरकार से बचाने के लिए हैं। ये तो एक बहुत दिलचस्प बात है। हाँ। पर फिर ये सरकार या राज्य है क्या? क्योंकि जब हम राज्य कहते हैं तो मन में सर संसद या विधानसभा की तस्वीर आती है। क्या इसका दायरा बस यहीं तक सीमित है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। मौलिक अधिकारों की पूरी इमारत को समझने के लिए इसके 3 शुरुआती और सबसे मजबूत स्तंभों को समझना जरूरी है। कौन से 3? अनुच्छेद 12, 13 और 14। अगर ये 3 अनुच्छेद समझ आ गए तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो आज की हमारी एक गहरी पड़ताल इन्हीं 3 अनुच्छेदों पर केंद्रित रहेगी। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 12 जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ये जानना इसलिए जरूरी है, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ ही मिलते हैं। जी। हमारे स्रोत में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। राज्य में कौन कौन शामिल है? पहला तो है भारत सरकार और संसद। हाँ। दूसरा, सभी राज्यों की सरकारें और उनकी विधानसभाएं। और तीसरा, सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड वगैरह। हाँ, लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है चौथे हिस्से में। कौन सा? जिसमें लिखा है अन्य प्राधिकारी यानी अदर अथॉरिटीज। संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल किया ताकि भविष्य में इसका दायरा बढ़ाया जा सके। पर ये अन्य प्राधिकारी हैं कौन? इस एक सवाल ने दशकों तक अदालतों को व्यस्त रखा है। एक मिनट, अन्य प्राधिकारी, इसका दायरा तो बहुत बड़ा लग रहा है। अगर ऐसा है तो क्या कल को कोई भी बड़ी प्राइवेट कंपनी राज्य मानी जा सकती है? अदालत इस पर कोई लगाम कैसे लगाती है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका अहम हो जाती है। कैसे? देखिए, सरकार ने जब देखा कि वो अपने बहुत से काम जैसे व्यापार और उद्योग सरकारी कंपनियों के जरिए कर सकते हैं, तो एक सवाल उठा, क्या ये कंपनियां ये कहकर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बच सकती हैं कि वे राज्य नहीं हैं? अच्छा। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐतिहासिक फैसले दिए, खास तौर पर आर.डी. शेट्टी और अजय हासिया के मामलों में। और इन फैसलों से क्या निकल कर आया? इन फैसलों से एजेंसी या उपकरण की कसौटी सामने आई। मतलब अदालत ये देखती है कि क्या कोई संस्था सरकार की एक एजेंसी या उसके एक उपकरण के तौर पर काम कर रही है। इसके लिए क्या जांचती है अदालत? इसके लिए अदालत कुछ चीजें जांचती है, जैसे क्या उस संस्था का पूरा खर्चा सरकार उठा रही है, क्या सरकार का उस पर बहुत गहरा नियंत्रण है, क्या उस संस्था को किसी कानून के तहत एकाधिकार मिला हुआ है, और क्या वो कोई ऐसा काम कर रही है जो आमतौर पर सरकारें करती हैं। अच्छा, तो इस कसौटी के आधार पर कुछ उदाहरण दे सकते हैं, कौन राज्य है और कौन नहीं? जरूर। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी कसौटी के आधार पर LIC, ONGC और सेल जैसी संस्थाओं को राज्य माना गया। क्यों? अगर LIC आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन करती है तो आप अदालत जा सकते हैं। लेकिन BCCI का मामला तो कुछ और ही कहता है ना? हाँ, और वो सबसे दिलचस्प उदाहरण है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI को अदालत ने राज्य नहीं माना। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है ना? अदालत का तर्क था कि BCCI आर्थिक रूप से सरकार पर निर्भर नहीं है और न ही सरकार का उस पर वैसा नियंत्रण है जैसा LIC या ONGC पर है। अब सोचिए, क्रिकेट भारत में एक धर्म की तरह है और BCCI उसका सबसे बड़ा मंदिर। बिल्कुल। फिर भी अदालत ने साफ कहा कि ये राज्य नहीं है।
ये दिखाता है कि अदालत भावनाओं से नहीं बल्कि अपने बनाए गए टेस्ट के आधार पर फैसला करती है। ये फर्क समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो अनुच्छेद 12 ने यह तय कर दिया है कि ये अधिकार किसके खिलाफ हैं। अब सवाल ये है कि इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा और कैसे। और यहीं पर अनुच्छेद 13 एक मजबूत ढाल बनकर सामने आता है। ढाल, ये शब्द एकदम सटीक है। बिल्कुल, अनुच्छेद 13 हमारे मौलिक अधिकारों का प्रहरी है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून इन अधिकारों को छीन ना सके। हमारे स्रोत में इसे एक फनल या कीप के उदाहरण से समझाया गया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है। सोचिए कि एक कीप है जिसमें ऊपर से हर तरह के कानून डाले जा रहे हैं। संसद के बनाए कानून, राष्ट्रपति के अध्यादेश, सरकारी आदेश और यहाँ तक कि बरसों से चले आ रहे रीति रिवाज भी। उस कीप के बीच में अनुच्छेद 13 की एक जाली लगी है। अब जो भी कानून या उसका कोई हिस्सा इस जाली से यानी मौलिक अधिकारों से टकराएगा, वो वहीं रुक जाएगा और शून्य यानी अमान्य हो जाएगा। और इसी शक्ति को न्याय समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अच्छा। भले ही संविधान में ये शब्द सीधे सीधे नहीं लिखे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को किसी भी कानून को जांचने और उसे रद्द करने की शक्ति वो इसी अनुच्छेद से मिलती है। ये संविधान का एक सुरक्षा कवच है। तो अनुच्छेद 13 की नजर में कानून या विधि शब्द में क्या-क्या शामिल है? इसमें लगभग सब कुछ आ जाता है। संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए स्थायी कानून, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अस्थायी अध्यादेश और सरकारी आदेश, नियम, अधिसूचनाएं। मतलब कोई भी ऐसा नियम जिसमें कानून की ताकत हो। बिल्कुल, उसे अनुच्छेद 13 की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। इस अनुच्छेद से जुड़े कुछ बहुत जरूरी सिद्धांत भी हैं। मैंने पढ़ा है कि 3 सिद्धांत हैं। बिल्कुल। पहला है पृथक्करण का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसे हम कैंची वाला सिद्धांत भी कह सकते हैं। कैंची वाला सिद्धांत? हाँ, इसका मतलब है कि अगर किसी कानून का कोई एक हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो अदालत पूरे कानून को रद्द करने की बजाय सिर्फ उस खराब हिस्से को कैंची से काटकर अलग कर देगी। अच्छा, लेकिन इसकी कोई शर्त भी तो होगी? शर्त बस इतनी है कि बचा हुआ हिस्सा अपने आप में एक पूरा और काम करने लायक कानून हो। ठीक है। अब दूसरा सिद्धांत जो थोड़ा पेचीदा लगता है, आच्छादन का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। हाँ, इसे सूर्य ग्रहण के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। सूर्य ग्रहण कैसे? ये सिद्धांत उन कानूनों पर लागू होता है जो संविधान बनने से पहले से मौजूद थे। अगर ऐसा कोई पुराना कानून आज के मौलिक अधिकारों से टकराता है, तो वो कानून मरता नहीं है, बस मौलिक अधिकारों के ग्रहण में छिप जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका मतलब कोई पुराना अंग्रेजों के जमाने का कानून जो आज मौलिक अधिकारों से टकराता है, वो खत्म नहीं हुआ, बस सुप्त अवस्था में है। बिल्कुल। और अगर भविष्य में कभी उस मौलिक अधिकार में ही कोई ऐसा बदलाव हो जाए जिससे वो पुराना कानून अब उससे ना टकराए, तो वो ग्रहण हट जाएगा और पुराना कानून फिर से जिंदा हो जाएगा। जी हाँ, ये तो कमाल है। और तीसरा सिद्धांत है त्याग का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इसका क्या मतलब है? क्या कोई अपनी मर्जी से कह सकता है कि मुझे मेरे मौलिक अधिकार नहीं चाहिए? अधिकारों को त्याग नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? अदालत का मानना है कि ये अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के निजी फायदे के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे लोकतांत्रिक समाज की नींव है। अगर लोगों को अपने अधिकार छोड़ने की इजाजत दे दी गई, तो इससे पूरे समाज का ढांचा कमजोर हो सकता है। तो अनुच्छेद 13 इतना शक्तिशाली है। जाहिर है कि कभी न कभी इसका टकराव संसद की कानून बनाने की शक्ति से जरूर हुआ होगा। हुआ है, और बहुत बड़ा टकराव हुआ है। यहीं से भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या संसद, जिसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिली है, वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है? ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा टकराव था, संसद की संप्रभुता बनाम नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो चलिए उस कहानी पर एक नजर डालते हैं। 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद सर्वोच्च है। हाँ, उन्होंने कहा कि वो अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके मौलिक अधिकारों समेत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। उस समय अदालत का मानना था कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 की विधि की परिभाषा में नहीं आता। लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से पूरी तरह पलट गया।
ये तो बहुत बड़ा यूटर्न था। बहुत बड़ा। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र और अपरिवर्तनीय है और संसद उन्हें छू भी नहीं सकती। इस फैसले ने तो एक तरह से संसद और न्यायपालिका को आमने सामने खड़ा कर दिया होगा। बिल्कुल, एक सीधी टक्कर की स्थिति पैदा कर दी। संसद को लगा कि उसकी कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति को चुनौती दी जा रही है। तो संसद ने क्या किया? इसके जवाब में संसद 1971 में 24वां संविधान संशोधन लेकर आई, जिसने साफ कर दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। और फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया, केशवानंद भारती मामला। द लैंडमार्क वर्डिक्ट। इसने न सिर्फ सब कुछ बदला बल्कि भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दी। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और एक बीच का रास्ता निकाला। क्या था वो रास्ता? अदालत ने माना कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन ये लेकिन बहुत जरूरी है। ये लेकिन भारतीय संविधान का सबसे बड़ा लेकिन है। संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। मूल ढांचे का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये तो भारतीय न्यायपालिका की दुनिया को देन मानी जाती है, पर ये मूल ढांचा है क्या? क्या इसकी कोई लिस्ट है? इसकी कोई तय लिस्ट नहीं है और यही इसकी ताकत है। ये एक गतिशील और विकसित होता हुआ सिद्धांत है। अच्छा। समय समय पर अदालत बताती है कि मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा। तो इसका सार ये है कि संसद संविधान में सुधार कर सकती है, लेकिन उसे मिटाकर दोबारा नहीं लिख सकती। बिल्कुल। संविधान की जो मूल पहचान है, उसकी आत्मा है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। शानदार। ये पूरा संघर्ष दिखाता कि हमारा संविधान कितना जीवंत है और इस मूल ढांचे में समानता का अधिकार तो यकीनन सबसे ऊपर होगा। बिल्कुल। चलिए अब इसी नींव के तीसरे और सबसे अहम स्तंभ यानी अनुच्छेद 14 पर आते हैं। समानता का अधिकार, ये वो आधार है जिस पर बाकी सभी अधिकारों की इमारत खड़ी होती है। अनुच्छेद 14 में दो अलग अलग बातें कही गई हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है ना? हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। ये एक कह सकते हैं कि नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये राज्य को कुछ करने से रोकती है। इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक। कानून की नजर में सब बराबर है। और विधियों का समान संरक्षण? इसका मतलब है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, यानी जो लोग एक जैसी स्थिति में हैं, उनके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून बना सकता है? बिल्कुल, और यही इसकी खूबी है। ये राज्य को एक तर्कसंगत वर्गीकरण करने की इजाजत देता है, जैसे इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब बनाना। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। जिनकी आय ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है और जिनकी आय कम है उनसे कम। ये विधियों के समान संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप 1 करोड़ कमाने वाले और 1 लाख कमाने वाले दोनों पर एक ही दर से टैक्स नहीं लगा सकते, वो तो असमानता होगी। लेकिन ये तो बड़ा बारीक सा फर्क है। अदालत कैसे तय करती है कि कौन सा वर्गीकरण सही है और कौन सा मनमाना या गलत? हाँ, इसके लिए अदालत ने तर्कसंगत वर्गीकरण का एक दोहरा टेस्ट बनाया है। क्या है वो टेस्ट? पहली शर्त है समझने योग्य अंतर, यानी आप जिन समूहों के बीच अंतर कर रहे हैं वो अंतर साफ, वास्तविक और तर्क पर आधारित होना चाहिए, मनमाना नहीं। और दूसरी शर्त है तर्कसंगत संबंध, मतलब आपने जिस आधार पर वर्गीकरण किया है उसका उस कानून के उद्देश्य से एक सीधा और तार्किक संबंध होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो वो वर्गीकरण वैध माना जाएगा। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। पर क्या समानता के इस सबसे बड़े अधिकार के भी कुछ अपवाद हैं? हाँ, और ये अपवाद भी खुद संविधान ने ही दिए हैं ताकि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जैसे अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से पूरी छूट मिलती है। इसी तरह सांसदों और विधायकों को भी कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। और विदेशी राजदूतों को भी? जी हाँ, उन्हें भी डिप्लोमेटिक छूट मिलती है। हमारे स्रोत में एक सुपर अपवाद का भी जिक्र है, अनुच्छेद 31C। ये क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। अनुच्छेद
31C कहता है कि अगर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में दिए गए अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। मतलब जहां अनुच्छेद 31C लागू होता है वहां अनुच्छेद 14 को पीछे हटना पड़ता है। बिल्कुल। वाह। तो आज हमने मौलिक अधिकारों की उस नींव को समझा जिस पर पूरा ढांचा टिका है। चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराते हैं। जरूर। हमने शुरुआत की अनुच्छेद 12 से, जिसने बताया कि राज्य क्या है। इसमें सरकारी एजेंसियों के साथ साथ आर.डी. शेट्टी मामले के अनुसार LIC जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं, लेकिन दिलचस्प रूप से BCCI नहीं। फिर हम अनुच्छेद 13 पे आए, जो मौलिक अधिकारों का कवच है। यहीं से न्यायिक समीक्षा की शक्ति निकलती है और इसी की वजह से केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे का ऐतिहासिक सिद्धांत सामने आया। बिल्कुल। और अंत में अनुच्छेद 14, जिसने हमें समानता के 2 पहलू सिखाए। विधि के समक्ष समता, जो ब्रिटेन से लिया गया एक नकारात्मक विचार है, और विधियों का समान संरक्षण, जो अमेरिका से लिया गया एक सकारात्मक विचार है। बहुत बढ़िया सारांश। और अंत में श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव का निषेध। ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सुनने में ये बहुत सीधा और सरल लगता है। हाँ, पर क्या असल जिंदगी में बराबरी इतनी सीधी होती है? यहीं पर मतलब संविधान की खूबसूरती नजर आती है। आर्टिकल 15 में सबसे जरूरी शब्द है केवल, ओनली। केवल। हाँ, संविधान कहता है कि केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार दूसरे आधारों पर भेदभाव कर सकती है अगर उसका कोई तर्कसंगत कारण हो। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी नौकरी के लिए एक खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो ये भी एक तरह का भेदभाव तो है, पर वो तर्कसंगत है। ओके, तो इसका मतलब है कि समानता का सिद्धांत सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक जैसों के साथ एक जैसा व्यवहार। बिल्कुल। और इसी में एक और गहरी बात छुपी है। संविधान ये भी मानता है कि समाज में हजारों साल से कुछ वर्ग पिछड़ गए हैं। उन्हें बाकियों के बराबर लाने के लिए सिर्फ भेदभाव ना करना काफी नहीं है, उनके लिए कुछ खास करना पड़ेगा, जिसे हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। सही कहा। इसीलिए आर्टिकल 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए और 15(4) और 15(6) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, SCs, STs और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की इजाजत देता है। और यही तर्क हमें आर्टिकल 16 पर लाता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरी में समानता। यहाँ भी वही सिद्धांत है, लेकिन सरकारी नौकरियों के संदर्भ में। हाँ, और यहीं से आरक्षण मतलब रिजर्वेशन की संवैधानिक नींव रखी गई। यहाँ मकसद सिर्फ सबको फॉर्म भरने का मौका देना नहीं है। तो फिर क्या है? मकसद ये सुनिश्चित करना है कि प्रशासन में हर तबके की हिस्सेदारी हो जिनकी आवाज सदियों से नहीं सुनी गई। इंदिरा सोनी केस ने इसी व्यवस्था को मजबूत किया, 50% की सीमा तय की और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया। क्रीमी लेयर यानी पिछड़े वर्गों में जो लोग संपन्न हो चुके हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि ये फायदा सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। समानता के इस वादे के बाद संविधान कुछ ऐसी सामाजिक कुरीतियों पर सीधा प्रहार करता है जो बराबरी की दुश्मन थीं, जैसे आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ये तो बहुत क्रांतिकारी था। ये भारतीय संविधान के सबसे क्रांतिकारी अनुच्छेदों में से एक है। ये एक एब्सोल्यूट राइट है जिसका कोई अपवाद नहीं है। कोई अपवाद नहीं? कोई नहीं। संविधान यहाँ सिर्फ अधिकार नहीं दे रहा, वो समाज को बदलने का आदेश दे रहा है। ये कह रहा है कि छुआछूत किसी भी रूप में एक दंडनीय अपराध है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह का एक और सामाजिक सुधार है आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। इसका सीधा मतलब ये था कि अब कोई महाराजा या राय बहादुर नहीं होगा। हाँ, इसका मकसद एक नकली सामाजिक हायरार्की को तोड़ना था। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठा था। क्या? कि क्या भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसे नेशनल अवार्ड्स भी टाइटल्स हैं? तब सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस में साफ किया कि ये सम्मान है, ऑनर्स हैं, टाइटल्स नहीं। टाइटल्स नहीं है। लेकिन इन्हें नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये आपकी उपलब्धि का सम्मान है,
आपकी सामाजिक हैसियत का सिंबल नहीं। तो संविधान ने पहले बराबरी का वादा किया, लेकिन एक बराबर नागरिक के तौर पर आप कर क्या सकते हैं? आपकी आजादी क्या है? यहीं से हमारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। और इस अध्याय का मुख्य किरदार है आर्टिकल 19। बिल्कुल, जो हर नागरिक को 6 तरह की आजादियां देता है। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये एक नागरिक को लोकतंत्र में भागीदार बनाने के टूल्स हैं। टूल्स कैसे? ये कहते हैं कि आप सिर्फ एक वोटर नहीं, बल्कि एक एक्टिव आवाज है। चलिए इन टूल्स को एक एक कर देखते हैं। पहला, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अपनी बात रखने की आजादी। दूसरा, असेंबली, बिना हथियारों के शांति से इकट्ठा होने की आजादी। तीसरा, एसोसिएशन, संघ या समूह बनाने की आजादी। चौथा, मूवमेंट, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी। पांचवा, रेजिडेंस, देश के किसी भी हिस्से में बसने की आजादी। और छठा, प्रोफेशन, कोई भी पेशा या व्यापार करने की आजादी। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण संतुलन है ना? बिल्कुल, ये आजादियां असीमित नहीं है। राज्य इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध लगा सकता है। किन आधारों पर? ये प्रतिबंध देश की सुरक्षा, एकता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता जैसे आधारों पर लगाए जा सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकते। या आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आप सड़कें जाम करके एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोक सकते। बिल्कुल सही। आज के डिजिटल युग में ये और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। सोशल मीडिया पर लिखने की आजादी भी आर्टिकल 19 के तहत ही आती है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भासिन केस में तो इंटरनेट तक पहुंच को भी इसी का एक हिस्सा माना है। राइट। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ भी वही उचित प्रतिबंध लागू होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की, जो उन लोगों को सुरक्षा देता है जिन पर कोई आपराधिक आरोप लगा है। हाँ, ये 3 बहुत जरूरी सिद्धांत स्थापित करता है। और ये सिद्धांत क्या हैं? इन्हें आसान भाषा में कैसे समझें? पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसे ऐसे समझिए, अगर आज सरकार नियम बनाती है कि हेलमेट न पहनना एक अपराध है जिसकी सजा 1 साल जेल है, तो वो आपको पिछले हफ्ते बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने के लिए जेल नहीं भेज सकती। कानून पीछे जाकर लागू नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा है नो डबल जेपेडी, यानी एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इन स्वतंत्रताओं के बीच एक ऐसा आर्टिकल है जिसे संविधान का दिल कहा जाता है। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ये बस एक लाइन का आर्टिकल है, लेकिन शायद सबसे ताकतवर। बिल्कुल। शुरुआत में इसका मतलब बहुत सीमित था कि सरकार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी की जान या आजादी नहीं ले सकती। लेकिन 1978 में मनेका गांधी केस। हाँ, मनेका गांधी केस ने सब कुछ बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया सिर्फ होनी नहीं चाहिए, बल्कि वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, यानी न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि जीवन के अधिकार वाली एक लाइन से ही निजता का अधिकार और साफ पर्यावरण का अधिकार जैसे इतने सारे अधिकार निकले हैं? बिल्कुल। ये तो कमाल है। अदालत ने ये किया कैसे? अदालत ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। गरिमा के साथ। हाँ, गरिमा के साथ। और सम्मान के साथ जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, चाहे वो साफ हवा पानी हो, अच्छी सेहत हो या आपकी निजी बातों की गोपनीयता, राइट टू प्राइवेसी, वो सब आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ये एक मैजिकल बॉक्स बन गया जिसमें से जरूरत के हिसाब से नए नए अधिकार निकलते रहे। और इसी में बाद में आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया। हाँ, 86वें संशोधन से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये तो सच में कमाल है। इसी सिलसिले में आर्टिकल 22 आता है, जो गिरफ्तारी से सुरक्षा देता है। मान लीजिए किसी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उस पल में उसके क्या अधिकार हैं? देखिए, आर्टिकल 22 उस स्थिति के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह है। अगर गिरफ्तारी किसी अपराध के बाद सजा के तौर पर हुई है, मतलब पनिटिव डिटेंशन, तो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है और अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार है। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है,
प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ, यानी किसी अपराध को होने से रोकने के लिए एहतियातन हिरासत में लेना। ये एक असाधारण शक्ति है जिसमें बिना ट्रायल के किसी को 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। हमने अभी तक राज्य की शक्ति पर सीमाओं की बात की, लेकिन क्या हो अगर शोषण कोई व्यक्ति या समाज कर रहा हो? संविधान इसका भी जवाब देता है। कहाँ? आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। हाँ, ये बेगार यानी बिना वेतन के काम, बंधुआ मजदूरी और इंसानों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाता है। और ये अधिकार सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि आम नागरिकों के खिलाफ भी है। और आर्टिकल 24? बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। बिल्कुल। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक काम में लगाने से रोकता है। इसका मकसद बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखना है। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जो भारत की पहचान का अहम हिस्सा है, धर्म। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन हमारा संविधान धर्म की स्वतंत्रता पर बहुत विस्तार से बात करता है। ये संतुलन कैसे बनता है? ये संतुलन आर्टिकल 25 से 28 में बनाया गया है। आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की, मतलब अपने मन के विश्वास की, और किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ये एक व्यक्तिगत अधिकार है। हाँ, इंडिविजुअल राइट। यहाँ प्रचार करने, प्रोपगेट करने के अधिकार पर अक्सर बहस होती है। क्या इसका मतलब धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ किया है कि प्रचार का मतलब अपने धर्म की अच्छी बातों को दूसरों को बताना है, न कि जबरदस्ती, धोखे से या लालच देकर किसी का धर्म बदलवाना। और ये अधिकार भी असीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यहीं पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट भी आता है, जहां अदालतें तय करती हैं कि कोई प्रथा किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। तो आर्टिकल 25 व्यक्तिगत आजादी है। फिर आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक धार्मिक समूह, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को मिलता है। वो क्या कर सकते हैं? वे अपने धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं और संपत्ति भी रख सकते हैं। और आर्टिकल्स 27 और 28? धर्म और राज्य की बीच की रेखा को और साफ करते हैं। सही कहा। आर्टिकल 27 कहता है कि सरकार किसी से भी टैक्स लेकर उस पैसे को किसी एक धर्म के प्रचार पर खर्च नहीं कर सकती। टैक्स और फी का फर्क यहाँ जरूरी है ना? बहुत जरूरी। सरकार सबसे टैक्स लेकर किसी एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहां दी जाने वाली सुरक्षा या सफाई के लिए आपसे फी ले सकती है। और आर्टिकल 28? वो कहता है कि जो शिक्षण संस्थान पूरी तरह सरकारी पैसे से चलते हैं, वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।